हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं आपके एग्जाम्स बहुत करीब हो गए। 15 फेब से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज तमाम तरह की बात हम लोग कर चुके हैं। आज उन सभी बात से परे बिल्कुल नई चीज लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस। टोटल 25-26 मार्क्स का जो साइंस का पोर्शन है उसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल इस सिलेबस को हम कैसे कवर करें कम से कम समय में, यह एक बेहतरीन ट्रिक आपके लिए। ये वीडियो उनके लिए खास होगी, ये लेक्चर उनके लिए खास होगा बेटा जो बच्चे एक बार रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इतना अच्छी होगी कि आपको बार बार रिवाइज करने की आपको बुक से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस वीडियो को ऑन करिए, आपके अपने सर आपके सामने लगातार बोलते हुए दिखाई देंगे आपके पूरे 4 चैप्टर। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस लेक्चर को आप सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। बेहतरीन इसलिए साबित होगा क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री के चारों चैप्टर सीरियल वाइज, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जो भी कंटेंट लिखा है वो हम आज ओरली आपको सुनाने वाले हैं। इस ओरल सेशन में मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा और आप इस ओरल सेशन को अच्छे तरीके से सुनकर अपने इस जो केमिस्ट्री के पोर्शन का मार्क्स है उसे पूरा का पूरा गेन कर सकेंगे। यानी कि आप इस बात से बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए कि आपका केमिस्ट्री में मार्क्स कटने वाला है। तो एक खास सूचना ये थी आपके लिए कि ये जो लेक्चर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप पहले पूरी स्क्रीन देख लीजिए। आपको ये लेक्चर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा है क्लास 10 सीबीएसई 2025 कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन शॉट बाय वंश सर, है ना। तो अब बेटा इसके पहले भी पढ़ा चुका हूं, सारे लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको संशय नहीं होना चाहिए। अब आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतना खास, नो बकवास। तो शुरू करते हैं आज की ये बात आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनिए। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या पहली बार हमसे पढ़ना चाह रहा है या इस लेक्चर को पहली बार ओपन किया है तो उसके लिए भी एक खास होने वाला है। वो बच्चा अपने पास एक बुक, आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक हो, एस चांद रेफरेंस बुक हो या कोई भी बुक आपके पास हो, आपकी स्कूल की नोट्स हो, हमारे द्वारा पढ़ाई गई कोई नोट्स हो, कोई भी कंटेंट मटेरियल जो भी आपके पास सिलेबस में है, अगर वो कोई कॉपी आपके पास पड़ी है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। और अगर किसी को ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा तैयार है, पूरा पोर्शन क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है, केवल रिवीजन करना चाहते हैं आप, हमारे से ये बात सुनकर समझना चाहते हैं कि क्या आपको केमिस्ट्री तैयार है कि नहीं, ये दोनों के लिए खास है। जो बच्चा बहुत वीक है, जो अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाया, उसके लिए भी खास है। और जो एक बार रिवीजन कर चुका है, इसको बार बार रिवीजन उसे बुक से ना करने पड़े, इसके लिए वीडियो बहुत ही खासम खास है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, जिनका रिवीजन परफेक्ट तरीके से हो गया, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार आपको अब किताब खोलने की जरूरत नहीं है, बार बार एनसीईआरटी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के केवल एक लेक्चर देखने की जरूरत है और इस कम से कम समय में हम आपको सुना देंगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री, जहां पर आपकी ये पूरे 4 चैप्टर हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, खूब केवल आप एज्यूम करिएगा, आप हमारी बात को सुनिएगा, दिमाग को स्थिर रखिएगा, बोर्ड पर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि बोर्ड पर हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं और जो कुछ भी होगा वो हमारे मुंह से आवाज निकलेगी, आपके कानों तक जाएगी, आपके दिमाग में उसका चिंतन होगा और आप ये सोचिएगा कि क्या आपको सचमुच में याद है ऐसा, क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि नहीं। अगर कहीं से डाउट होने लगे तो बेटा किताब उठाकर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीडियो खास तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। अब केवल आप कंसंट्रेट होकर के हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जो भी सिलेबस में कंटेंट है वो सारा का सारा हम बोलेंगे और आप पूरा का पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इसी बात से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हो बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये हमारा पहला चैप्टर
है ना। अब हम कोई भी चीज टॉपिक से हटकर नहीं जाएंगे। अभी तक जब हम डिस्कस करते थे तो टॉपिक से हटकर चले जाते थे, नहीं, आज हम केवल अपने सिलेबस पर बात करेंगे, उससे हटकर कहीं नहीं जाएंगे और कम से कम समय में हम आपको सुनाकर चले जाएंगे ये पूरे चारों चैप्टर। तो सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर के, गुनिएगा कंसंट्रेट होकर के, और एग्जाम में लिखिएगा कंसंट्रेट होकर के, नंबर पाइएगा कंसंट्रेट होकर के, और खुशी जताइएगा कंसंट्रेट होकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेट होकर के। सुनिए, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हो बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, हमने कई बार पढ़ाया। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, मिलकर के एक कई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एक से अधिक भी प्रोडक्ट बन सकता है, उसकी प्रॉपर्टी नई होगी तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फिर दूसरी बात आती है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, जबकि केमिकल इक्वेशन एक पेन पेपर बेस्ड मेथड है, ऐसा हमने बताया था। केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंट करने का, किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वे है, तरीका है, मोड है, बस इतना हमें समझना है। हम जानते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा होता है, रिएक्टेंट का मतलब विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, विच obtained after any chemical reaction is known as product. The substance which have tendency to react is known as reactant. The substance which obtained after any chemical reaction is known as product. यानी वह सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस को हम रिएक्ट कराते हैं वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बाद हमें एक सबसे महत्वपूर्ण दूसरा हमारा प्रश्न हुआ कि आखिर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी हाउ कैन we identify the presence of any chemical reaction या happening of any chemical reaction। कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका हम अंदाजा कैसे लगाएंगे। तो कहें केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो कुछ न कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट था इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। ये टोटल 5 पॉइंट पढ़े थे। फिर से सुनना, हम पढ़ते थे इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। पहले पॉइंट पर आते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस का इवोल्यूशन होगा। अगर कहीं पर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एक पार्ट हो गया बेटा। तो अगर गैस इवॉल्व होगी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहें कैसे? जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन पाया, इसलिए हम उस रिएक्शन को एक केमिकल रिएक्शन बताया। इसका मतलब हम कहते हैं जब जिंक मेटल को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो माचिस की तीली लगा करके हम क्या करते थे, चेक करते थे। अगर पॉपअप साउंड आती थी तो इससे हमें पता चल जाता था कि वहां पर जो गैस इवॉल्व हो रही वो हाइड्रोजन गैस है, और अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हुई तो इसका मतलब वह एक केमिकल रिएक्शन है। पहली प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी में लौट के आइए, खट्ट से क्वेश्चन कर जाइए। हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, याद है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या था? हम ये कहते हैं कि अगर पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने के बाद कोई एक चीज़ बन रही है, कोई नई चीज़ बन रही है, वह पीपीटी बने। पीपीटी का मतलब कुछ नीचे की तरफ आकर बैठता दिखाई दे रहा हो, सॉलिड मटेरियल। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, उसे हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, लेड नाइट्रेट को अगर KI सोल्यूशन यानी पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ मिला दें, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, क्या बन जाएगा? PbI2 प्लस KNO3। PbI2 का कलर कैसा होगा? येलो। PPT बनेगी, PbI2 का कलर येलो हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाकर के बैठ जाएगा। यह पूरा पोर्शन हो गया किसका? हम जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट पाते हैं। लेड आयोडाइड का कलर येलो बताते हैं, येलो PPT के रूप में ऑब्टेन हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का यह एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर किसी रिएक्शन में PPT बन रही है तो इसका मतलब वह एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो सुनो, तीसरे नंबर पे चेंज इन हीट।
कहा गया कि अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट का चेंज होगा। हीट का चेंज होने का मतलब हीट एनर्जी या तो रिलीज करेगा या तो हीट एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हीट बाहर निकलेगी तो एक्जोथर्मिक हीट देनी पड़ेगी, तो इंडोथर्मिक हीट बाहर निकलेगी तो एक्जोथर्मिक हीट देनी पड़ेगी, तो इंडोथर्मिक। याद करिएगा, हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है, यह इंडोथर्मिक हो गया। और हम ये भी पढ़े थे कि अगर क्विक लाइम में वाटर का एडिशन कर दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ऐसी केस में हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये एक्सोथर्मिक कहलाएगा। कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बाद चेंज इन फेज यानी स्टेट की बात करते हैं। हम कहते हैं अगर रिएक्टेंट हमारा कुछ और फेज में है, प्रोडक्ट हमारा किसी और फेज में बनता है, यानी रिएक्टेंट की फेज कुछ और है, प्रोडक्ट की फेज कुछ और हो जाए, इसका मतलब वह भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाए जब कभी फेज में चेंज आ जाए। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि चेंज इन कलर, अगर कभी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हुए एक प्रोडक्ट बनाते हैं और कलर में चेंज पाते हैं तो इसका मतलब चेंज इन कलर का एग्जांपल बताते हैं। यह है एक केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी। यानी ओवरऑल हम समझ पाए कि अगर ये 5 प्रॉपर्टी किसी रिएक्शन में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वह एक केमिकल रिएक्शन है। उसी दरमियान हमने एक नई चीज पढ़ी, हमने कहा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रहा है तो वह केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उससे पहले सवाल आया कि केमिकल इक्वेशन होता कैसे है, रिएक्शन होता कैसे है। आपने एक क्रिस क्रॉस मेथड क्लास 9th में पढ़ा था जिसे वर्कआउट द फॉर्मूला के नाम से जानते थे। उस क्रिस क्रॉस मेथड से हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे कहीं पर Mg प्लस Cl2 दे दिया जाए तो हम लिखते थे सिंबल में MgCl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, ये क्रॉस कराया MgCl2 बनाया। उसके बाद हम बैलेंस कर देते थे, इधर क्या है उधर क्या है दोनों को देख करके हम उसे बैलेंस करते थे। हम कहते हैं बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स के बराबर होते हैं तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। और अनबैलेंस में ये दोनों इक्वल नहीं होते और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के तरीके आपको लॉन्ग वीडियोज में हमने सिखाए थे। आपको अब केवल आपको ये एनालाइज करना है कि हाँ हमें बैलेंस करना आता है, हम किसी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे Mg प्लस Cl2 MgCl2 बनता है, यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि एक Mg इधर है, Mg उधर भी है, Cl2 है तो सही है, बैलेंस है। इसका मतलब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से समझ पाते हैं। अब जरा और दिमाग को चलाइएगा, आगे की बात हम पढ़ते हैं। हमने कहा बैलेंस अनबैलेंस के बाद हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आया यानी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें हम मेन बातों में हम ये पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हमको पढ़ाया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन वहां पर पढ़े थे। कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं व्हेन 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होने की बात होती है, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को मिलाओगे कोई नया प्रोडक्ट पाओगे, कॉम्बिनेशन बताओगे। एग्जांपल में Ca प्लस O2 CaO हो गया, H2 प्लस O2 H2O हो गया, Mg प्लस O2 MgO हो गया, ये सभी कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हो गए। उसके और आगे की तरफ बढ़ते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन आता है। डीकंपोजिशन नाम से ही पता चलता है बेटा, डीकंपोजिशन का मतलब हो गया कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपको दे दिया जाए उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो डीकंपोजिशन कहलाता है। किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो या तो हीट की रिक्वायरमेंट है, या तो लाइट को, या तो इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हीट की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते थे तो वो क्या कहलाता था, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम क्या करते थे, CaO प्लस CO2 बनाते थे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल इसको हम पढ़ते थे। उसके बाद फिर कहा गया फोटो डिकम्पोजिशन, AgCl को HNu यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम डिकम्पोजिशन कराते थे तो AgCl से Ag प्लस Cl2 बनाते थे, HNu की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन कराते थे, इसलिए इसे हम सनलाइट की प्रेजेंस में कराते थे, इसलिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते थे। AgCl हो गया AgBr में हम Ag प्लस Br2 बनाते थे, HNu की प्रेजेंस में ये भी हम डिकम्पोजिशन कराते थे। ये वाला रिएक्शन भी हमारा फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता था। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में याद करिए, कैथोड लेते थे, कैनोड लेते थे, बीकर बनाते थे, उसमें पानी डाल देते थे, उसके अंदर हम सॉल्यूशन बनाते थे। कैथोड हमारा एक तरफ, कैथोड की तरफ हमारा क्या जाता था, एनायन जाता था। एनोड, कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज है तो उस पर कौन जाता था, कैथोड पे कैटायन जाता था, एनोड पे एनायन जाता था। दोनों को हम सेपरेट कर लेते थे।
ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हो गया। याद करिए जैसे H2O को हम H2+O2 में तोड़ते थे तो ये क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। पहचानने का तरीका होता था बेटा, एरो पर इलेक्ट्रिसिटी लिखी रहती थी। अगर एरो पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट लिखा है तो हम वहां से एनालाइज कर लेते थे कि यह हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके आगे चलते हैं, उसके जस्ट आगे अगले टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया था। डिस्प्लेसमेंट में हम ये पढ़ते थे एक रिएक्टिविटी सीरीज हम आपको बताते थे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता था वो मोस्ट रिएक्टिव होता था, जो नीचे होता था वो लीस्ट रिएक्टिव होता था। ज्यादा जो रिएक्टिव होता था वो कम रिएक्टिव वाले को आसानी से हटा देता था, नया प्रोडक्ट बना लेता था, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता था। याद आया कुछ? आपने कहा था कि जो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट है वो आसानी से नीचे वाले को हटाएंगे, उसकी जगह पर जाकर जुड़ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की कहानी। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था कि जब एक आपको रिएक्टेंट दो दिए जाए, ये भी अपने कैटायन आयन में टूट जाए, दूसरा वाला भी अपने कैटायन आयन में टूट जाए, इसका कैटायन उसके एनायन के साथ, उसका कैटायन इसके एनायन के साथ आपस में दोनों मिल जाएं और एक नए प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर जाए, तो उसे हम क्या कहते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते थे। फिर हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। रिडॉक्स में हम कहते थे द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जिसमें रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, तो उसे हम क्या कहते थे, रिडॉक्स कहते थे। अब ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पढ़े हो ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन में हो गया। और जब हम रिडक्शन में पढ़ते थे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये हो गया तो ये हमारा रिडक्शन में हो गया। और इसके बेसिस पर हमने क्या किया था, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था CuO+H2, तो क्या पढ़े थे, वो जाकर के आगे H2O+Cu बन जाता था। फिर H2S+Cl2 ये भी पढ़े थे। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी सॉरी, ऑक्सीडेंट में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि एजेंट, LIC एजेंट के बारे में आपको याद कराया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ जो ऑक्सीडेशन कराता है, यानी जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हमने ये भी बात आपको पढ़ाई थी। उसके जस्ट बाद बेटा यहाँ से हमारा रिएक्शन का पोर्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके आगे अब तो केवल सिलेबस की बात करनी है। जो एक्सेस पढ़ाया वो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स हमने पढ़ा थे अब तक में। अब चलिए उसके और आगे चलते हैं। तो वहां पर हमें एक बात बड़ी अच्छी सराहनीय मिली, क्या कि कोरोजन और एक रेंसिडिटी टॉपिक हमें मिला। कोरोजन क्या होता है, किसी मेटल सरफेस को जब हम ऑक्सीजन की, एयर के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वह मेटेलिक सरफेस क्या होती है, कोरोड होने लगती है, लेयर्स के फॉर्म में उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं, है ना। कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आपको तरीके बताए गए, गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग, क्रोमियम और टिन की कोटिंग आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंतर्गत आप कहते थे कि अगर ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सभी जो मेथड्स आपको बताए गए, ये सारे मेथड्स क्या है, इन मेथड्स से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। उसी में आपने एक एग्जांपल पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। आपने उसी में पढ़ा था कि आयरन की ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, आयरन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो Fe+O2+XH2O करके आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, Fe2O3.XH2O बनता था, जिसे हम केमिकल रस्ट कहते थे। याद आ रहा है, केमिकल रस्ट कहते थे बेटा। उसी को हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते थे, जानते हैं, जानते रहेंगे। इसी के साथ कोरोजन समाप्त हुआ। उसके बाद रेंसिडिटी एक टॉपिक आया। रेंसिडिटी में हमने ये पढ़ाया था आपको कि कोई भी अगर आपको सब्सटेंस दे दिया जाए और अगर वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हो, यानी ऑयली एंड फैटी फूड सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाती है। जब उसकी टेस्ट और स्मेल बदल जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या समझते हैं कि वह फूड क्या हो गया, खराब हो गया, रेंसिड हो गया। इस फिनोमिना को रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचने के लिए 5 तरीके बताए गए, यानी प्रिवेंशन हमें क्या क्या बताई गई। भोजन को क्या करना है, भोजन को हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देने हैं, जैसे BHA और BHT 2 एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाए गए। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। उसके बाद बेटा आपको फ्रीज में खाना रख दिया जाए, रेफ्रिजरेटर में ऑयली फैटी फूड सब्सटेंस को हम एक तरह से ऐसे बचा सकते हैं। अगर भोजन को बचाना है तो नाइट्रोजन गैस के कंटेनर में रख दिया जाए, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर करा करके, तो भी हम उसे बचा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करती है जिससे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और भोजन खराब नहीं होता। उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि भोजन को हम क्या करते हैं, पूरा पैक्ड
पैक्ड कंटेनर में रखें जिससे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ना हो सके। उसके बाद सनलाइट से हम दूर रख करके भी भोजन को बचा सकते हैं। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस पहले चैप्टर में आप कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस तो आएंगे ही, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इस पहले चैप्टर की ये सीरीज में आप देख पा रहे हैं कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमने नहीं लिया होगा। आपका जो भी टाइम लगा होगा उतना तो लगेगा ही, बस आप केवल कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिल करके ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे और इतने ही समय में पूरी केमिस्ट्री आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, गारंटी है। बस मन लगा करके सुनते भर रहिएगा, ठीक है। आपको कोई चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सुनिए, अगले चैप्टर में चलते हैं। समय को ना बर्बाद करते हुए एसिड बेस एंड सॉल्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपको याद होगा कि एसिड बेस सॉल्ट हमारे यहाँ का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर 2 हमारे यहाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट है। बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट जब हम पढ़ रहे थे तो 3 टॉपिक तो ऐसे सीरियल वाइज दिख ही रहे हैं, एक एसिड हो गया, एक बेस हो गया, एक सॉल्ट हो गया, और एक टॉपिक हमारे यहाँ और मेन था, वो था इंडिकेटर, है ना। तो इंडिकेटर से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपकी बुक में इंडिकेटर दिया गया। इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेट करे, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस की प्रेजेंस का इंडिकेशन देता हो वो इंडिकेटर कहलाता है। यानी इंडिकेटर्स आर द फॉरेन सब्सटेंस which gives information about the acidic और basic character of given solution। यानी कोई सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस अगर हमें दे दिया जाए तो उसके एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में जो बताता है, जो उसकी प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन देता है, वह इंडिकेटर कहलाता है। आपको याद होगा इंडिकेटर जब हमने पढ़ा तो नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने केमिकल इंडिकेटर पढ़ा, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ा। नेचुरल इंडिकेटर में आपने एक टर्मरिक का केस पढ़ा था। आपने उसके पहले आप लिटमस पेपर पढ़ते थे। लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, है ना। एसिड में डालो तो ब्लू रेड हो जाता है, ब्लू को अगर एसिड में डाल दो तो रेड में हो जाता है, और अगर बेस में डालोगे रेड वाले को तो वह ब्लू हो जाता है। टर्मरिक का केस पढ़ा, हल्दी वाला। हल्दी वाले में आपने ये पढ़ा कि अगर टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, कहें कैसे पता, कहें एसिड में अगर इसको डालोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर बेस के साथ यह कांटेक्ट करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। जैसे साबुन, हल्दी लगे हुए कपड़े को अगर साबुन से धुल दो तो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। ये तो हमारा दूसरा इंडिकेटर होगा। रेड कैबेज आपने एक इंडिकेटर इसी के अंतर्गत पढ़ा था। कौन सा? रेड कैबेज। तो रेड कैबेज इंडिकेटर आपने पढ़ा। एसिड और बेस में उसकी भी कंडीशंस पढ़ी। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो केमिकल इंडिकेटर में हमने सॉल्यूशंस की बात की। जैसे लिटमस सॉल्यूशन में रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड को बेस में एसिड में अगर दे दिया जाए उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो रेड हो जाएगा। बेस में अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर बेस होगा और रेड को डाला और ब्लू कलर आ गया तो सिंपल सी बात है, वो बेस है। उसके जस्ट आगे हमने फेनोप्थलीन की बात की थी। फेनोप्थलीन अगर एसिड में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। ऐसे ही मेथाइल ऑरेंज की बात किया था हमने। मेथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालेंगे तो रेड होगा, बेस में क्या होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा। अब सोचा, थोड़ा दिमाग चलाओ ना, कौन सा होगा। ये तो मेथाइल ऑरेंज तक की कहानी हो गई। उसके बाद फिर हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में प्याज के बारे में पढ़ा था, अनियन, यानी कि जिसको हम स्मेल के बेसिस पर अगर हम डिटेक्शन करें तो हम कहते हैं कि अगर अनियन का केस लेते हैं, प्याज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और दूसरा एग्जांपल आपने पढ़ा था कि अगर बेस में प्याज को डाल देंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमने बताया था, इसीलिए ढाबे उबे में क्या होता है, प्याज को एसिड में डुबो कर रखा जाता है। ये तो एक कहानी हो गई। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे की तरफ चले थे। एसिड बेस के इस कॉन्सेप्ट के बाद जब हम थोड़ा और आगे की तरफ प्रोसीड हुए तो हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट थे, जहां पर हमने इसके बाद वेनिला एक्सट्रैक्ट का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह से पढ़ा कि एसिड में नहीं शो करता, बेस में चेंजेज आते हैं। बेस में वेनिला एक्सट्रैक्ट का हमने केस पढ़ा, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि एसिड में उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, बेस में डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद फिर हमने नेचुरल इंडिकेटर, पीएच पेपर, पीएच स्केल, ये सारी बातें पढ़ी। नेचुरल इंडिकेटर में हमने ये पढ़ा था बेटा, तो उसके अंतर्गत हम पीएच पेपर की बात करते हैं, सॉरी नेचुरल कर रहा हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके अंतर्गत हम पीएच पेपर की बात करते हैं। पीएच पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो हमें अलग अलग कलर शो करता है और एसिड की स्ट्रेंथ का भी डिटेक्शन कराता है। लेकिन एक्चुअली हमें एसिड को स्ट्रेंथ जो थी वो डिटेक्ट
कंप्लीटली नहीं कर पा रहे थे, तब जाकर के हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर आ गया। पहले पीएच पेपर आया था, फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लाया। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और हर सॉल्यूशन में अलग अलग कलर शो करता है, जिसकी वजह से हम उसमें पीएच का भी डिटेक्शन कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना कंसंट्रेटेड है, कौन कितना डाइल्यूटेड है। ये भी बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, याद होना चाहिए आपको। उससे अब इसी के साथ इंडिकेटर को समाप्त करते हुए आगे चलते हैं। इंडिकेटर में पीएच स्केल एक टॉपिक हमारे पास बच जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, यही खत्म कर देते हैं। पीएच स्केल में हमने 1 से 14 पढ़ा था। हमने कहा 1 से 7 एसिड है, 7 पे न्यूट्रलिटी होती है, 7 से 14 अगर जाएंगे तो बेसिक नेचर का होता है ना। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, घटती जाती है, एसिडिक बिहेवियर घटता जाता है। OH माइनस की कंसंट्रेशन, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटने लगती है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है क्योंकि pH 14 होगा उधर। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि ऐसी केस में pH वैल्यू बढ़ने लगती है, एसिडिक करेक्टर घटने लगता है, बेसिक करेक्टर बढ़ने लगता है। ये तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमने आपको पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसी पर हम इंडिकेटर को समाप्त करते हैं। इंडिकेटर को खत्म करने के बाद बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करें तो इंडिकेटर के बाद हमने आपको पढ़ाया था एसिड के बारे में, याद आ रहा है आपको? दिमाग चलाइए, देखिए ऐसे आपको चैप्टर पूरा एकदम दिमाग में थीम मेंटेन होनी चाहिए, तभी मजा आएगी एग्जाम में। अगर आप पूरे मार्क्स चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 अगर चाहते हो बेटा, तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं होना चाहिए। माइंड में ऐसा मैप सेट करके रखो कि आप कम से कम समय में पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये बहुत सुटेबल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार ऐसे वीडियो सुनिए, खट्ट सा आपको पूरा तैयार हो जाएगा। उसके आगे चलिए, आगे में अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां पर हमने चाहता तो मैं भी पीपीटी बना देता, बेटा पीपीटी में एनालाइज नहीं कर पाओगे चीजों को। ऐसे में आप एनालाइज कर पाओगे कि आप देखोगे, आप अपने माइंड को जज करोगे कि तुम्हें तैयार कितना है। जब तक आप अपने आप को जज नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाली है। तो आपको इस वीडियो से यही फायदा है कि आप कम से कम खुद को जज तो कर पाओगे कि यार ये टॉपिक भी पढ़ाया था क्या सर ने, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये वाला चीज तो मैंने छोड़ दिया, ये वाले मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, इसका क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे तमाम सवालों से जूझोगे जब, तब समझ में आएगा कि यार अभी लफड़ा है जिंदगी में, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार उसको रिवाइंड कर लो, बस बात खत्म हो जाएगी। आइए एसिड पर चलते हैं, समय को ना तोड़ते हुए एसिड पर चलते हैं। एसिड में हमने कहा था कि एसिड के बारे में हमने आपको हिस्ट्री ऑफ एसिड पढ़ाई थी, याद होगा तो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फिर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेकिन उतना आपके सिलेबस में नहीं। आप केवल ये जानिए कि अगर एसिड के बारे में आपको जानना है तो हमारे यहाँ सिलेबस में सिर्फ ये है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर हम किसी चीज को डालते हैं, अगर वो H प्लस रिलीज करता है तो इसका मतलब वो एसिड है, OH माइनस रिलीज करेगा तो वो बेस है ना। आर्हेनियस ने सबसे पहले ये बताया, H प्लस रिलीज करता है तो एसिड है, OH माइनस रिलीज करेगा तो बेस है। HOH की प्रेजेंस से हम किसी को एसिड बेस नहीं कह सकते जब तक H प्लस और OH माइनस रिलीज ना हो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तब तक हम उसके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी का डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो किसी के एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी का डिटेक्शन बेटा तभी होगा जब हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस के रिमूवल की बात करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रिमूवल का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तभी हम समझ पाते हैं इस चीज को, अदरवाइज ये हमारे बस की बात नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली बात हम लोग क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। एसिड में हमने कहा कि अगर कोई H प्लस का रिमूवल कहीं पर हो रहा है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड H प्लस को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वो एसिड है। एसिड में फिर बात आती है एसिड को क्लासिफाई करने की, हाउ टू क्लासिफाई एसिड। एसिड को हमने क्लासिफाई किया था सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। कहते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो अपने आयन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शियल डिसोसिएशन हो अपने आयन में वो वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, एक में इरिवर्सिबिलिटी है, एक में रिवर्सिबिलिटी है। जज करिए किस में है, स्ट्रॉन्ग एसिड आर इरिवर्सिबल, वीक एसिड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। CH3COOH इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl H2SO4 HNO3 ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद करिए थोड़ा सा और, एक क्लासिफिकेशन हमने इसके ऑकरेंस के बेसिस पे की थी, मिनरल एसिड और बोलो, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड प्लांट और एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन किया जा रहा है।
अर्थ क्रस्ट से जो ऑब्टेन हो रहा है बेटा उसे मिनरल एसिड कहते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं, और जो वीक एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसे हम प्लांट और एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके क्लासिफिकेशन के बाद कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये भी एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कंसंट्रेटेड में पानी की मात्रा कम होती है, डाइल्यूट में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। हाउ टू डाइल्यूट एनी एसिड, अगला क्वेश्चन आया कि डाइल्यूशन करते कैसे हैं। पानी में हम जब ड्रॉप वाइज एसिड का एडिशन करते हैं तो ये डाइल्यूशन का फिनोमिना है। अगर हम वाटर ले लेते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर एसिड को डालते हैं तो ये डाइल्यूशन का एक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी बहुत हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता। अगर किसी ने उल्टा कर दिया, एसिड में पानी मिलाया तो फिर कभी किसी में कुछ नहीं मिला पाया, क्योंकि फिर बचा ही नहीं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कांटेक्ट में आया, जल जुलाकर वापस चला गया। इसका मतलब की बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो पानी में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाएंगे, पानी में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो लेस एक्सोथर्मिक होगा, हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगा। और बेटा अगर वो हाईली एक्सोथर्मिक नहीं हुआ तो इसका मतलब कि यह आपकी सीन बिल्कुल परफेक्ट है और आप बचे रहेंगे और आप डाइल्यूशन भी कर ले जाएंगे। तो ये तो डाइल्यूशन की बात थी। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। एसिड का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती कि हाँ ये वाला एसिड है, सूंघ करके आप किसी को नहीं डिटेक्ट कर सकते। थोड़ा सा तेज स्मेल इसकी होती है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक डिटेक्शन के लिए स्मेल इसकी नहीं बनाई गई। और एसिड की कुछ खास बातें हैं, प्रॉपर्टीज के। हाँ, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, छुओगे तो जल जाओगे। जैसे लोग कहते हैं कि छूने से जल जाते हैं आदमी, तो हाँ छुओगे तो जल जाओगे, फिर एसिड के कांटेक्ट में कभी नहीं आओगे। तो एसिड क्या होता है, थोड़ा जलेबुल होता है, यानी कि अगर इसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो आप पक्का है जल जाएंगे। इसका मतलब कोरोसिव नेचर का होता है। ये कुछ इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके साथ साथ हम केमिकल प्रॉपर्टी पर मेनली बात करते हैं कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। एसिड की सबसे अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा कि एसिड को जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जज करिए, है ना, Mg+H एसिड को हम किसी मेटल के साथ Na+HCl, NaCl+H2, Mg+HCl, MgCl+H2, Mg+H2SO4, MgSO4+H2। देखो कितने प्यारे रिएक्शंस हैं। उसके बाद हम कहते हैं अगर एसिड को बेस के साथ ट्रीट कर दे तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना। HCl NaOH, HCl को NaOH के साथ मिलाइए, NaCl+H2O पाइए। टेबल सॉल्ट के रूप में NaCl को जानिए। NaCl को हम कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड आदि नामों से जानते हैं, अपने डेली लाइफ में इसका बड़ा उपयोग है। तो ये तो हो गया इसका। एसिड के अंतर्गत और भी प्रॉपर्टी है। अगर एसिड को किसी मेटल के कांटेक्ट में ले आते हो तो बता दिया, एसिड को अगर बेस के कांटेक्ट में ले आते हो तो क्या बता दिया। अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन बाकी और किसी चीज से, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा, है ना। CO2 गैस अगर कहीं पर रिलीज हो रही है तो उसके अंदर हम फिजिंग टेस्ट कर सकते हैं, बर्निंग टेस्ट कर सकते हैं। माचिस की तीली जलाकर उसके मुंह पर लगाइए, माचिस की जलती हुई तीली बुझ जनाए तो हमें बताइए। इसका मतलब कि बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, CO2 की प्रेजेंस में नहीं होती है। इस प्रकार से हमारे पास एसिड के तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और तमाम तरीके से हमने इस एसिड के रिएक्शन की बात भी की थी। हम ऑक्साइड के साथ इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी 4-5 थी, हमने इसको बताया आपको। उसके बाद हम बेस की तरफ मूव करते हैं। याद करिए बेस में आपने क्या क्या पढ़ा था। बेस में जो एसिड की प्रॉपर्टी है वही बेस की प्रॉपर्टी है, बस उसका रिजल्ट दूसरा हो सकता है। बेस में सबसे पहली बात थी कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- को रिलीज कर देगा वो बेस कहलाएगा। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- को रिलीज कर देगा वो बेस कहलाएगा। बेस के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, वीक बेस में पार्शियल डिसोसिएशन होगा। वीक बेस रिवर्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग बेस इरिवर्सिबल होगा। याद आ रहा है। उसके आगे चलते हैं तो हम डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस भी पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड में पानी कम डाला जाएगा, डाइल्यूट में पानी ज्यादा डाला जाएगा। डाइल्यूशन करने के लिए बेस में पानी नहीं डाला जाएगा, पानी में बेस डाला जाएगा। यह डाइल्यूशन का प्रोसेस हर जगह पर वही अपनाया जाएगा जो एसिड में अपनाया गया है। इस प्रकार से हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो बेस की भी ये प्रॉपर्टी हो गई कि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बेस कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्लिपरी होते
होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टा होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। बेस जो होता है वो स्लिपरी, सरकते हैं, साबुन वबुन ये सब क्या है, बेस है बेटा। तो बेसेज आर स्लिपरी इन नेचर, बेसेज आर आल्सो कोरोसिव। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, है ना। जैसे लोग ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए पेट में गैस बनी, गैस एसिडिक है, एसिडिटी बनी है। कुछ लोग कहते हैं ना, आजकल गैस का नया शब्द आ गया है, लोग एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी बनी तो कहते हैं बेसिसिटी लाइए, किसी बेस को पी जाइए। अब बेस को पीने का मतलब ये थोड़ा ना कि कॉस्टिक सोडा उठाकर पी लिए, यानी कि अगर NaOH पी लिए फिर कभी कुछ नहीं पी पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जब कॉस्टिक सोडा जाएगा तो जब इसी को निपटा देगा तो आगे की बात हम कैसे कर पाएंगे। तो समझिएगा, थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम बेस की प्रॉपर्टीज को लेकर थोड़ा और आगे चले तो फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई खास डिटेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, है ना। बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट उसमें भी बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट अगर जिंक के साथ करा दे तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो आप इसको करिएगा, कोशिश करिएगा, हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अगर इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से ट्रीटमेंट कर दें तो भी हमारे पास प्रोडक्ट CaCO3 बन जाता। तो तमाम तरह के ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेस की प्रॉपर्टी हो गई, और बेस की प्रॉपर्टी में बहुत सारी बातें वहां पर हुई थी। उसके बाद हम सॉल्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा एक दो प्रॉपर्टी अगर कहीं मिस होती, आगे पीछे होती, तो आप उसे देख लीजिएगा। सॉल्ट की तरफ मूव करते हैं तो सॉल्ट में हम पढ़ते हैं जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट पाते हैं, pH वैल्यू 7 बताते हैं। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। फिर हम सॉल्ट का क्लासिफिकेशन किए, जब सॉल्ट का मतलब ये नहीं केवल NaCl, है ना, हमने पढ़ाया था आपको। फिर हम क्लासिफिकेशन जब सॉल्ट का करते हैं तो सॉल्ट, हाउ टू क्लासिफाई सॉल्ट, अगर ये क्वेश्चन आया तो सॉल्ट 3 तरीके से होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट की pH वैल्यू 7 से कम होती है, बेसिक की pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, न्यूट्रल की pH वैल्यू 7 ही होती है। याद करें, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर वीक बेस के साथ मिलाएंगे, फिर से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो एसिडिक सॉल्ट पाएंगे, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएंगे तो बेसिक सॉल्ट पाएंगे, उसकी pH 7 से ज्यादा बता जाएंगे। अगर वीक एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट न्यूट्रल पाएंगे, pH 7 बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तो pH 7 पाएंगे, सॉल्ट को न्यूट्रल बताएंगे। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट करके अपने अपने घर चले जाएंगे। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की कहानी हो गई। हाउ टू क्लासिफाई सॉल्ट, ये हमारा बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सॉल्ट के बाद हमारे यहाँ कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। ये हमारे लिए एक बड़ा अलग सा फैक्टर था इस चैप्टर के अंतर्गत। अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। जैसे हमारे यहाँ NaCl की प्रिपरेशन है, कैसे प्रिपेयर करेंगे NaCl को, कहते हैं HCl में NaOH मिलाएंगे, NaCl प्लस H2O पाएंगे, NaCl को टेबल सॉल्ट के नाम से बताएंगे। कहें हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NaCl का कोई यूज, NaCl हमारे खाने के रूप में यूज किया जाता है, NaCl हमारे यहाँ सोप बनाने में यूज किया जाता है, NaCl फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। NaCl का सबसे बड़ा यूज बर्फ को हटाने में किया जाता है। जो हिली एरियाज हैं जहां पर सड़कों पर बर्फ जम जाती है, बर्फ जाम हो जाती है, तो ऐसे में नमक का छिड़काव होता है जिसकी वजह से बर्फ क्या होती है, टूट करके, कट करके, पिघल करके अलग हो जाती है और रोड खाली हो जाता है, गाड़ियां आना जाना शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा उपयोग NaCl का है। तो NaCl हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग शो करता है, इसका रोल प्ले है। अच्छा, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे NaOH कॉस्टिक सोडा, इसका क्या यूज है, कहते हैं NaCl। पहले कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन तो जानो, क्लोर एल्कली प्रोसेस बेटा, याद है। NaCl में पानी मिलाएंगे, NaOH H2 और Cl2 पाएंगे, NaOH को कॉस्टिक सोडा बताएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से मार्केट में बेचा जाएंगे। इस प्रकार से हम NaOH की प्रिपरेशन की बात करते हैं। NaOH का हमारे लेबोरेटरी में यूज है, NaOH का हमारे डेली टू डेली लाइफ में बहुत यूज है, सोप की प्रिपरेशन में यूज है ना। तो इस तरह से NaOH के भी ढेर सारे यूज है। उसी तरह से हमारे पास और भी ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जिनके यहाँ हमारे यहाँ यूज है। जैसे कि आपके यहाँ एक ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है। पहले तो बेकिंग पाउडर, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, जो पूड़ी में डाला जाता है बनाते समय, जो पूड़ी गद्देदार हो, वो मीठा सोडा है ना। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, NaHCO3, इसको हम NaSCO3 भी कह सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो जरा गौर करिएगा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखो पीछे चला गया था, कोई बात नहीं, अरे हम तो है ना, हमसे मतलब ये सब।
फर्जी काम। NaSCO3 कैसे बनाएंगे बेटा? NaSCO3 बनाने के लिए आपको याद होगा अमोनिया का यूज करते थे आप, याद है? वाटर से ट्रीट करते थे आप, याद है? 2-3 स्टेप की रिएक्शन होती थी उसमें। एक बार हम आपको बताए थे कि Na2CO3 बनता था, फिर उसके बाद उसमें Na2CO3 होता था, हीट करते थे NaSCO3। कई 2 स्टेप की कहानी होती थी। जैसे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा 2 फॉर्मूले हैं, NaSCO3 एक हो गया, Na2CO3 दूसरा हो गया, है ना? तो NaSCO3 जैसे अगर बन गया तो NaSCO3 में फिर हम हीट कर देते थे, ठीक है? तो वहां से Na2CO3 ऑप्टेन होता, उसमें 10 मोल वाटर मिलाते थे, Na2CO3.10H2O बनता था, वही वॉशिंग सोडा कहलाता था। तो ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा हो गया। और हम कहते हैं अगर बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो जो बेकिंग सोडा है अगर उसमें एक वीक एसिड जैसे टार्टेरिक एसिड मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर हो जाएगा। एक इसी में ब्लीचिंग पाउडर था। क्विक लाइम को जब हम ट्रीट करते हैं CaO+Cl2 यानी क्विक लाइम का क्लोरिनेशन कराते हैं तो CaO+Cl2 से प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaOCl2 बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये बेसिक से चीज। फिर उसके बाद आगे गए तो हमारे पास एक POP आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें हमने क्या पढ़ा था? कैल्शियम सल्फेट, याद करो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं तो CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O, तो जो CaSO4.12H2O है उसी को POP कहते हैं, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और 1.5H2O बाहर रिमूव हो जाता है। और उसके बाद हम इस POP का यूज बोन फ्रैक्चर्स होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ सेलिंग्स जो बनती हैं उसमें हम तमाम तरह से इसका यूज करते हैं। POP के बाद जो CaSO4.2H2O वो जिप्सम है, तो जिप्सम को हीट करके 1.5H2O बाहर निकाल करके जो हम बनाते हैं वही तो POP होता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक हाइड्रेटेड सॉल्ट हमारे यहाँ टॉपिक था, याद आ रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं कि अगर वाटर किसी के अंदर उसका खुद का एक पार्ट बन जाए तो वही तो हमारा क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। उसके जस्ट आगे बढ़े थे बेटा। अब ये तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन एक बात है, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, एक टॉपिक छूट रहा था। पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है? जैसे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का यूज है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? पेट के अंदर एसिड पाया जाता है, तो एसिड अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन पॉइंट के लिए भी हम पीएच का यूज करते हैं। दूसरा, हमारे माउथ में पीएच का यूज है। जब हम खाना खाते हैं हमारे माउथ के बैक्टीरिया उस भोजन में जो कुछ बच जाता है, अगर हम मुंह साफ नहीं करते हैं तो उसको वो खाते हैं, उनसे एक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से रात भर में हमारा मुंह अजीब सा हो जाता है। फिर हम कोलगेट करते हैं या कोई बेस हम लेते हैं मुंह में डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे एसिड बेस का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलिटी जनरेट हो जाती है, ऐसा हमने बताया था, है ना? आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी कभी कभी ऊसर पापड़ बंजर हो जाती है, तो उसमें भी क्या करते हैं? अगर वो एसिडिक बहुत ज़्यादा हो गई तो मिट्टी की जांच किसान सेवा केंद्र पर कराई जाती है। अगर वो बहुत एसिडिक हो जाती है तो वो हमें सलाह देते हैं चूना डालकर पानी डाल दीजिए, यानी खेत को पहले जोत दिया जाता है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, चूने का छिड़काव करते हैं, चूना बेस होता है, एसिड बेस से रिएक्शन करता है, मिट्टी सही हो जाती है, फसल उपजाऊ होने लगती है। यही पूरी प्रोसेस है। एक बात और बताई गई थी, मधुमक्खी हमें काट लेती है, बिच्छू हमें काट लेता है, इन सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम किसी बेस का यूज कर लें। लोहा रगड़ते हैं, लोहा फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड होता है, वह भी बेसिक नेचर का है। अगर हम उसकी जगह पर ये लगाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा लगा दें तो यह भी बेस है, तो इससे हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखिए केमिस्ट्री का क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यार केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। वैसे भी बहुत डिटेल में हमने ये सब चैप्टर्स पढ़ाए हैं। आज तो एक बहुत कम समय में, एक कम मौके के दौरान हम लोग ये डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए। मुझे उम्मीद है कि ये भी दिन आपके लिए खास होगा, यादगार होगा। एग्जाम के पहले इस लेक्चर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस का एग्जाम अभी दिन कुछ बचे हुए हैं, फिर भी हमने इस प्रकार का रिवीजन आपके सामने इसलिए ले आया कि कम से कम अगर आज भी कोई ऐसा बच्चा हो जो न पढ़ाई कर पाया हो, जिसका अभी पोर्शन तैयार नहीं हो, तो अगर वो हमारी बात को सुनता जाए, अपनी बुक को देखता जाए, एक नजर किताब पर हो और ध्यान कान ये हमारी आवाज पर होगा, तो उस बच्चे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे तो नहीं, 100% मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं उस बच्चे के लिए, लेकिन हाँ उसके
कम मार्क्स नहीं आएंगे, वो अच्छे नंबर से पास हो सकता है। ये इतना तो दावा हम कर सकते हैं, यानी फेल होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगे केवल केमिस्ट्री को भी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ लिया तो। जो बच्चा अभी शुरुआती दौर में है वो बिल्कुल निराश ना हो, हम है ना, हम पढ़ा तो रहे हैं ना बेटा। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला टॉपिक हमारा कम तैयार है, मुझे तुम कमेंट करके इन्फॉर्म करना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई पर केवल फोकस बनाइए रहिए। इसी मोटिवेशन के साथ थर्ड चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं, सेकंड चैप्टर फिनिश करके। चलें, थर्ड चैप्टर का नाम आप बड़े अच्छे तरीके से जान रहे हैं। थर्ड चैप्टर आपके लिए बड़ा जानदार चैप्टर है। नाम है इसका क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, अगर इसकी हम बात करें तो जरा सुनिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल ये पूरा 3 पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था। मेटल एंड नॉन मेटल के 3 पार्ट कौन कौन से थे? एक पार्ट तो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी, दूसरा बॉन्ड था, और तीसरा जो थर्ड पार्ट था, वो थर्ड पार्ट हमारा कैसा था बेटा? वो थर्ड पार्ट हमारा जो लास्ट वाला पोर्शन था वो हमारा था मेटलर्जी। ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में दोनों चैप्टर बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आप अगर किसी को लगता है तो वहां जाकर जरूर वीडियो देखिए, लेकिन फिर भी एक बार इसे पूरा सुनिए। मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था। पहले प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम पढ़ते हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम ये पढ़ते हैं, मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, लस्टरस होता है, सोनोरस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, सॉलिड होता है, रिजिड होता है, ठीक है, और हम उसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हैं। इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल में होती है। नॉन मेटल ना लस्टरस होता है, ना मेटेलिक साउंड होती है, ना सोनोरस है, ना ही मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल। ये सारी प्रॉपर्टी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होती, वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट नहीं होता, उसमें करंट का कंडक्शन नहीं होता। ग्रेफाइट को छोड़कर मेटल के अंदर करंट का कंडक्शन होता है। मेटल के अंदर लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल में लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, वो चमकीले नहीं होते, आयोडीन को छोड़कर। इस तरह से तमाम हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटल लेफ्ट साइड में होता है, नॉन मेटल राइट साइड में होता है, बीच में मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड को याद करने का तरीका, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्लुरियम पोलोनियम, ये 7 मेटलॉइड बताया गया। मेटल हमारे लगभग 78-80% मेटल होते हैं, 20% के आसपास नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं, नॉन मेटल राइट साइड में होते हैं, मेटल हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। ये बात हमें आपको बतानी थी जो हमने बता दिया। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। कोई मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बताता है? ऑक्साइड बनाता है। कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। कोई भी मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो मेटल क्लोराइड बनाता है। तो इस प्रकार से हम क्रिस क्रॉस से इसको समझ सकते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर इतना रिएक्शंस भी नहीं होते। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं। जो नॉन मेटल होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। नॉन मेटल्स के अंदर रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो मेटल्स के रिस्पेक्ट में कम पाई जाती है। नॉन मेटल्स उतने रिएक्टिव तो हैं लेकिन नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन है जो दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में पाया जाता है। यह अट्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट हमारे सिलेबस में नहीं, आयोनिक और कोवेलेंट की बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कैटायन एनायन के बीच में बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्डिंग बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल में बनता है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 3 तरीके का होता है। सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल में 2-2 की शेयरिंग होती है, ट्रिपल में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस प्रकार से हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझ पाते हैं। तो आयोनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया। आयोनिक बहुत स्ट्रांग होता है। आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो आसानी से ब्रेक नहीं होते, उसमें करंट का कंडक्शन हो सकता है। कोवेलेंट में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती। आयोनिक पोलर होता है, कोवेलेंट नॉन पोलर होता है। ये बेसिक सी बात हो गई। आइए हम लोग थर्ड चैप्टर के थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा बेटा क्या है? थर्ड टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से मेटलर्जी पढ़ते हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है किसी और से मिनरल्स को, मेटल्स को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी के अंतर्गत हमारे अंदर 3 तरह के एलिमेंट हैं, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेट रिएक्टिव, एक लीस्ट रिएक्टिव।
जो हाईली रिएक्टिव होता है उसकी कंडीशन ये है कि उसको हम आसानी से आयोनाइज करके अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत ले जाकर अलग कर सकते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव है उसमें दो तरह के, एक कार्बोनेट ओर होते हैं, एक सल्फाइड ओर होती है। कार्बोनेट ओर को हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से वो अपनी ऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर उसका ट्रीटमेंट करा दे तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, मेटल ऑब्टेन हो जाता है। रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान होता क्या है, हम ये पाते हैं कि मेटल ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। मेटल ऑक्साइड को अगर हम कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दें तो ऐसी केस में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी मेटल मिल जाता है। थर्ड वाले पार्ट में जो लीस्ट रिएक्टिव है उसे अगर हीट कर दे तो भी वो सेपरेट हो जाते हैं, या फिर सल्फाइड ओर की तरह से अगर ट्रीटमेंट कर दे तो भी ये चीज पॉसिबल हो जाती है, यानी इसको हम आसानी से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया। तो टोटल हमारे पास जो प्रोसेस दिखाई दे रही है वो तीन तरह की है, जैसा हमने आपको समझा दिया। अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि इसी के अंदर कोरोजन फिर से एक बार पढ़ाया गया, तो कोरोजन दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर थर्ड समाप्त हुआ। चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल में टोटल इतने ही पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम चैप्टर फोर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर फोर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ठीक है। चैप्टर फोर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, चैप्टर फोर बड़ा ही जानदार है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। खूब ध्यान से सब सुनना। कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी 4 है ना। 4 बॉन्ड बना सकता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, साइज बहुत छोटी होती है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग फिनोमेना का नाम है, यानी स्वयं से जुड़ जाने की क्षमता कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसे हम कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। कैटिनेशन के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन की ऑकरेंस की बात करते हैं। दो तरह से ऑकरेंस है, एक इसकी फ्री स्टेट है, एक कंबाइंड स्टेट है। फ्री स्टेट में एलोट्रॉप्स के रूप में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन बताया जाता है। कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोकार्बन के रूप में आता है। डायमंड में हम ये पढ़ते हैं एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट होता है। अगर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, डायमंड कहलाता है। बहुत हार्ड होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, रिजिड होता है, कठोर होता है, सरस होता है। और डायमंड के बाद हम अगर देखते हैं तो डायमंड में करंट का कंडक्शन नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड का यूज कहाँ है, ज्वेलरी के रूप में यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। डायमंड ग्लास कटर के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से डायमंड के कुछ यूज है। डायमंड का यूज सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल केयर्स में भी किया जा सकता है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं डायमंड के बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, और ये क्या होता है, ये आपको लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट लेयर्स के फॉर्म में होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रेफाइट करंट का कंडक्शन करता है। ये ग्रेफाइट की बात होगी। ग्रेफाइट से थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफाइट से जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, जरा सुनिएगा। ग्रेफाइट क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद हम कहते हैं एक कार्बन 60 की बात करते हैं, बकमिस्टर फुलरीन कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है। 60 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फुटबॉल लाइक शेप इसका होता है, 60 कार्बन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं। ये तो इसकी बात हो गई। फिर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन हमने दो बात की थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन में हम कहते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, क्लोज चेन में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होता है, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होता है। साइक्लिक में भी साइक्लिक सैचुरेटेड, साइक्लिक अनसैचुरेटेड। साइक्लिक सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग आता है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग आता है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड में बेंजीन पढ़ते हैं, इसमें साइक्लोएल्केन पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत एल्केन, साइक्लिक एल्केन ओपन चेन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं। उसके बाद आईयूपीएसी की बात आती है। आईयूपीएसी क्या होता है, कहा गया कि इनका नाम कैसे रखा जाए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आईयूपीएसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टॉप नोनडेक, ठीक है, अनडेक डोडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक हेक्साडेक सेप्टाडेक ऑक्टाडेक नोनाडेक कॉस। ये हमारे 20 कार्बन की कहानी हो गई। फिर हम एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करते हैं, तो इनके जनरल फॉर्मूले में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, मजा नहीं आया तो पैसा वापस। एल्केन CnH2n+2 होता है, एल्कीन CnH2n होता है, एल्काइन CnH2n-2 होता है, एल्किल ग्रुप CnH2n+1 होता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन और एल्किल ग्रुप की हम बात कर लिए। एल्केन की बात करते हैं तो CH4 आपको याद होगा, N की वैल्यू 1 पुट करिए, CH4 C2H6 ऐसे बढ़ता है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन।
फिर यानी कि यहां पर अगर हम याद कराएं CH4C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 ऐसे हम डबल करें, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो एल्केन, डबल ही होगा तो एल्कीन, और डबल से दो कम होगा तो एल्काइन। आइए एल्कीन की तरफ चलते हैं। एल्कीन में पहले मेंबर की बात करेंगे तो पहला मेंबर क्या होगा बेटा, मेथीन बनता नहीं, पहला मेंबर एथीन, C2H4 प्रोपीन, C3H6, फिर उसके बाद प्रोपीन के बाद ब्यूटीन, C4H8, यानी डबल करते जाएंगे और डबल करते जाएंगे। किसी दो कार्बन के बीच में एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी जगह सिंगल लगाएंगे, नए नए स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम कमाएंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। एल्काइन में क्या होगा, जितने कार्बन है उसके दो गुने से दो कम, यानी C2H2 C3H4, 6 में से 2 गए 4, याद करिए, है ना, ऐसे पढ़ते थे। उसके बाद फिर और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एल्किल ग्रुप है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो ग्रुप बनता है उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं, और यह एक कनेक्टिंग ग्रुप है, ये जाकर कहीं कनेक्ट होगा। उसके बाद फिर हमने साइक्लिक की केस पढ़ी, तो साइक्लिक कंपाउंड अगर बनाना है तो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए मिनिमम। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडेकेन। फिर उसके बाद बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। आप साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, बेंजीन का नाम बताएंगे। ये तो इसकी कहानी हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, फास्ट बढ़िए, बिल्कुल लेट नहीं करने का। अगला टॉपिक क्या है, देखो बड़ा प्यारा सवाल है। बेंजीन तक तो हमने आपको एकदम चीरदार तरीके से बता दिया। अब हम लोग आगे चले, हमारे पास एक बड़ा, अब तो नेमिंग का जो प्रोसेस है वो तो हमने बोर्ड पर समझाया हुआ है, अगर आपको नेमिंग नहीं आती तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। यहाँ तो हमें कंसंट्रेट होकर क्या आता है क्या नहीं आता है, चिंतन मनन और अध्ययन करना है। तो सुनिए अगली बात, हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, हमने कहा था एल्कोहल, हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5 फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है। हैलोजन को हैलो कहते थे, हैलो एल्केन। एल्कोहल में हम कहते थे प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होगा, सफिक्स ऑल होगा। मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऐसे करके हम पढ़ते थे। फिर एल्डिहाइड में हम अल पढ़ते थे, सफिक्स अल होगा, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे पढ़े थे। फिर कीटोन में हमने क्या पढ़ा था, ओन, और ओन बनाने के लिए हमें 3 कार्बन कम से कम चाहिए, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऐसे करके पढ़ते थे। हम पढ़ सकते हैं बड़े आदमी। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां क्या पढ़ते हैं, वहां पर मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, चाहे जवन एसिड, कुल पढ़ सकते हैं यहां से। उसके बाद फिर साइक्लिक कंपाउंड में भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, अल्कोहल लगा सकते हैं, ऐसे तमाम केसेस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इस बात को यहीं कट समाप्त करते हुए खट्ट से आगे बढ़ेंगे, और अगला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। याद करिए CH2 ग्रुप का डिफरेंस सेम एल्किल ग्रुप्स में, अगर सेम ग्रुप एल्केन, एल्केन में CH2 हो जाए डिफरेंस, एल्कीन, एल्कीन में CH2 का डिफरेंस, एल्काइन, एल्काइन में CH2 का डिफरेंस, यानी कहते हैं कि अगर सेम तरह की सीरीज में अगर CH2 या 14 यूनिट का डिफरेंस पाया जाए तो आपस में होमोलॉगस सीरीज कहलाए। इसी को खत्म करके आइसोमर में बढ़ जाएं। आइसोमर में कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर। आइसोमर में आइसो मतलब सेम होता है, मर मतलब यूनिट होती है। आपको सबसे पहला आइसोमर ब्यूटेन का पढ़ाया था। ब्यूटेन में हमने कहा CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन। फिर हमने आइसोब्यूटेन बताया, 2 नंबर पर खींच के CH3 नीचे लगाया था, आइसोब्यूटेन बताया था। IPSC ने में 2 मेथाइल प्रोपेन पढ़ाया था। उसके बाद फिर आगे चलिए, पेंटेन के आइसोमर 3 बनते हैं, याद करिए। पहला बताया था क्या बेटा, पहला कहा था नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। 3 तरह के पेंटेन के आइसोमर बताए थे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अगर 2 नंबर पर मेथाइल लग जाए तो आइसो कहलाए, 2 नंबर पर अगर ऊपर नीचे दोनों लग जाए तो क्या कहला, नियो कहला भैया। ये देखो, पहला वाला नॉर्मल पेंटेन था, दूसरा वाला 2 मेथाइल ब्यूटेन था, तीसरा वाला 2 डाई मेथाइल प्रोपेन था। इसी प्रकार से 3 आइसोमर की केस पढ़ाई थी। दूसरा ये वाला आएगा पेंटेन का आइसोमर, एग्जाम में पूछा जाएगा, देखते रहना, संभाले रहना अपने आप को। कोल पेट्रोलियम की तरफ बढ़ते। कोल पेट्रोलियम याद करो, एक टॉपिक था ना हमारे पूर्वजों का कहना है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो, है ना, भूगोल उगोल में पढ़ते थे। और मिलियंस ऑफ ईयर ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, जमीन के अंदर सब दब गए थे, फिर आज कोयला पेट्रोल बनकर सब बाहर आ रहे हैं। याद करिए, कोल पेट्रोलियम वही वाला टॉपिक है। कोल के केस में हमने पढ़ा था। फिर पेट्रोलियम को रॉक ऑयल कहते हैं, रॉक ऑयल में डीजल, पेट्रोल, सारी चीजें होती हैं। CNG, LPG पढ़ा था। CNG में मेथेन होती है, LPG में ब्यूटेन होती है। आपको पता होगा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CH4, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर उसी में फ्लेम के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी, है ना।
फ्लेम के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ्लेम दो तरह के होते हैं, येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। जब अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो ब्लू फ्लेम होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो येलो फ्लेम होगा। येलो फ्लेम में कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की संभावना ज्यादा होती है और ब्लू फ्लेम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वहां से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, आइए अगला टॉपिक दारू शराब की बात करते हैं। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो पोर्शन आपके सामने दिखाई दे रहा, ये भी बड़ा ही जानदार है। एथेनॉल किसे कहते हैं और एथेनोइक एसिड किसे कहते हैं, अगर हम इसकी बात आपको समझाएं तो एथेनॉल C2H5OH था, एथेनोइक एसिड CH3COOH था, याद है ना एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का कॉन्सेप्ट, ये भी आप समझिएगा। और इसमें आपने एक टेस्ट पढ़ा था, केमिकल टेस्ट, याद करो। एथेनॉल का केमिकल टेस्ट आपने पढ़ा था, सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, है ना। उसके बाद आपने कहा था स्टरीफिकेशन रिएक्शन, C2H5OH प्लस Na, क्या पढ़ते थे, C2H5ONa प्लस H2, CH3COOH प्लस C2H5OH, C2H5O फिर CH3COO, C2H5 बन जाएगा और H2O बाहर, ईस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल। एथेनॉल क्या होता है, ये अल्कोहल होता है। अल्कोहल पीने के नुकसान क्या है आपको मालूम है, पहले हमारा नर्वस सिस्टम स्लो होता है, दूसरे नंबर पे आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, तीसरे नंबर पे आदमी फिर कुछ नहीं देख पाता, मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जहरीली शराब पी लिया तो ऐसा होता है, जहरीली शराब बनती कैसे, एथेनॉल में अगर मेथनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पिरीडीन, ये सब मिला दिया जाए तो वो डीनेचुरेटेड अल्कोहल होता है, उसे जहरीली शराब कहते हैं। उसके पीने की वजह से सबसे पहले नर्वस सिस्टम स्लो होता है, नर्वस सिस्टम के बाद आंख से दिखना कम हो जाता है, आंख से दिखना कम हुआ उसके बाद भी लोग खींचते गए तो फिर कुछ खींच नहीं पाते, सदा के लिए खींचा जाते हैं भगवान के द्वारा। तो ये क्या होता है, ये एथेनॉल का इफेक्ट है। फिर ऐसे ही एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड की बात करते हैं। एथेनोइक एसिड में एसिटिक एसिड बड़ा जानदार है, ये विनेगर में, सिरके में पाया जाता है ना, सिरके में 5% एसिटिक एसिड होता है ना। ये तो इसकी कहानी हो गई। फिर इसमें भी आपने एक स्टरीफिकेशन, एक सोडियम मेटल टेस्ट पढ़ा था, सोडियम मेटल का ट्रीटमेंट करेंगे, CH3COO- Na प्लस बन जाएगा और स्टरीफिकेशन में ईस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल होगी बेटा, वो आप जानते हो। फिर उसके और आगे की तरफ पढ़ते हैं तो हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा विषय है जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सोडा। देखो साबुन में आपने पढ़ा था ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, आप पढ़ते थे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन है, यानी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। और डिटर्जेंट में क्या पढ़ते हो, यह सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ये सोडियम, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है। सल्फोनिक एसिड की जो लॉन्ग चेन है वो सोडियम पोटेशियम के साथ में, तो वो क्या कहलाती है, वो आपका डिटर्जेंट के अंतर्गत आएगा। और ये क्या हो जाएगा, यह आपका सोप के अंतर्गत आएगा। सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी डिटर्जेंट से कम होती है क्योंकि डिटर्जेंट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर सकता है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी रिएक्शन करता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के भी काम में डिटर्जेंट आता है। सोप के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। और उसके साथ साथ ये तो कंपैरिजन की बात हो गई, सोप सॉफ्ट वाटर में रिएक्शन करता है, हार्ड वाटर में रिएक्शन नहीं कर पाता है। सोप और डिटर्जेंट के क्लीनिंग फिनोमिना और मिसेल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोकार्बन C15H31 COO- Na प्लस आपने पढ़ा, सोडियम पाल्मिटेट C17H35 COO- Na प्लस सोडियम स्टीरेट आपने पढ़ा था। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वह क्या होता है, ऑयल के कांटेक्ट में आता है, और जो आपका आयोनिक पार्ट है वाटर के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। जो ऑयल या ग्रीस है ये नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन होता है वह हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो ऑयल या ग्रीस के कांटेक्ट में आता है। और जो आयोनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग नेचर का होता है, इसलिए वो उसके कांटेक्ट में आता है। और इस प्रकार से ये क्या होता है, ग्रीस या ऑयल हमारे कपड़े से मिसेल का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। और यही पूरी प्रोसेस हमारे भी नहाने की है। तो सोप और डिटर्जेंट हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मुझे उम्मीद है कि हम आपको ये समझा ले गए होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये चारों चैप्टर का रिवीजन जो 1 घंटे की इस क्लास में हमने आपको कराया है, ये बड़ी ही जानदार तरीके की क्लास है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को अगर केवल ध्यान से पढ़ते रहेंगे बेटा तो भी आपको कहीं संशय नहीं होगा। केवल आप इस वीडियो को चलाइए, चलाने के बाद सुनिए, आप कोई भी काम करते रहिए, इसको चलने दीजिए, मैं बोलता रहूंगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। गाना
गाना सुनने की जगह मंसा सर की आवाज़ आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है। आप इसे सुने, तवज्जो दें और पढ़ाई पर फोकस बना कर रखें। मुझे उम्मीद है कि अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या किसी कंटेंट में आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो हूं ना, तो चिंता किस बात की। मैं एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलूंगा आपको नई क्लास में, जहां पर पढ़ाऊंगा आपकी समस्याओं का सारा सुझाव हम बताएंगे। जो भी समस्याएं आपकी अभी भी शेष हैं, अभी भी लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सर अगर एक चीरदार तरीके से ऐसा रिवीजन हो जाता, या कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं जिससे आपकी पढ़ाई और इंप्रूव हो सकती है, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री बच्चों के लिए बनाई गई है और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो सपोर्ट है ये बरकरार बना रहेगा और हमारी तरफ से आपकी पढ़ाई के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। कोई भी संशय, कोई भी सस्पेंस, कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार की समस्या अगर आपको होती है तो आप एक छोटा सा मैसेज करके, कमेंट करके, आप अगर नहीं कमेंट कर सकते हैं आप मेरा कांटेक्ट नंबर लीजिए। उस कांटेक्ट नंबर हमारे उस पे चैनल पर है। आप इस द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सैंपल पेपर से प्रॉब्लम हो, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझसे मिलिए, मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी नेटवर्क साइट्स के थ्रू। तो कोशिश करिए, अच्छा बनना है। और ये जो लेक्चर आज पढ़ाया बेटा, 1 घंटे में 4 चैप्टर मशीन की तरह से अगर मैं सुना सकता हूं तो तुम सुन भी सकते हो, और तुम सुन भी सकते हो, तुम याद भी कर सकते हो, तुम लिख भी सकते हो, तुम अच्छा करके आओगे। मुझे जब भरोसा है तो तुम चिंता इस बात की क्यों करते हो? तुम्हें भी अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के मन लगाकर पढ़ना है। अगर अभी भी कुछ छूट गया हो, अभी भी शुरू न किया हो, लगता हो कि अब भी नहीं हो पाएगा, आप चैनल पे जाइए, तमाम लेक्चर्स पढ़े हैं। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज ओपन करिए, एक एक चैप्टर चीरदार तरीके से सेपरेट पढ़ाया हूं। केवल आंख खोल करके, निगाह लगाकर, कलम चला के एक बार देख के तो देखो। अगर ना आ जाए तो कहना, इतना नॉर्मल पढ़ाने में भी नहीं सोचता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके लिए फिर खड़े रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और जब मिलेंगे एक नई चीज के साथ। मुस्कुराते चेहरे रखिए और पढ़ाई पर फोकस बनाकर रखिए। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।